हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके काफ़ी सारी डिमांड थी स्टूडेंट के कि नंबर 6 चैप्टर करवाइए, और चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज है। और त्रिभुज में अपन समरूपता पढ़ेंगे, सर्वांग क्षमता पढ़ेंगे। तो देखिएगा पूरा आज अपन स्टार्टिंग से परिचय पढ़ेंगे। इसका थोड़ा सा बेसिक पढ़ना जरूरी है। अगर हमें बेसिक आता है तो अपन किसी भी प्रकार का क्वेश्चन न आ जाए, इसमें थ्योरम रहेगी हमारे पास में, थ्योरम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्लास को देखना है। बेसिक अगर आपके समझ में आ गया, इसके साथ में बेसिक के साथ में 6.1 भी आज अपन कंप्लीट कर लेंगे। वो 3 क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादा हार्ड वाला नहीं है। बेसिक से ही 6.1 हो जाएगी, सॉरी। तो अगर आप बेसिक पूरा पढ़ते हैं तो आपकी एक्सरसाइज 6.1 इज द कंप्लीट। तो बने रहिएगा। और आपकी क्लासें कैसे लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे 50,000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो चुके हैं, सब्सक्राइब हो चुके हैं। तो सभी को इसके लिए धन्यवाद। अलग से एक वीडियो भी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा त्रिभुज। त्रिभुज आप जानते हैं 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या पढ़ते हैं? त्रिभुज पढ़ते हैं। अब समरूपता पढ़ेंगे, समरूप पढ़ेंगे। एक नाम आता है समरूप का, एक आता है सर्वांगक्षम का। इन दोनों में डिफरेंट क्या क्या है अब थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं। इसमें अपन समरूप पढ़ेंगे। वैसे समरूपता एक होता है समरूपता, एक होता है सर्वांगक्षमता। दूसरा क्या है? सर्वांगक्षमता। एक होता है समरूपता, एक होता है सर्वांगक्षमता। दोनों में कुछ कॉमन पॉइंट हैं, दोनों में कुछ डिफरेंट पॉइंट है। अब सर्वांगक्षमता तो वो होती हैं जो दिखने में एक जैसे हो, दिखने में एक जैसे हो, आकार एक जैसा हो, वो क्या कहलाएंगे? सर्वांगक्षम कहलाएंगे। जैसे मैंने कोई सर्कल बना दिया, इसकी रेडियस है, त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। और दूसरा मैंने त्रिभुज बना दिया, सर्कल बना दिया, वर्त बना दिया, इसकी भी रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये दोनों क्या है? एक दूसरे की सर्वांगक्षम है। दोनों की रेडियस 5-5 सेंटीमीटर है, दोनों की त्रिज्या 5-5 सेंटीमीटर है। तो ये क्या कहलाएंगे? सर्वांगक्षम कहलाएंगे। और इस प्रकार का जो सिंबल मैंने लगाया है इन दोनों के बीच में, वो क्या है? सर्वांगक्षमता है। क्या है? कॉन्ग्रेंट है। वैसे इंग्लिश में इसको कॉन्ग्रेंट बोलते हैं, और वैसे सर्वांगक्षमता है, यानी सर्वांगक्षम है। दोनों के दोनों वर्त क्या हैं? सर्वांगक्षम है। जबकि समरूपता में क्या होता है? दिखने में एक जैसे हो, आकार में छोटे बड़े हो, आकार दोनों का अलग अलग हो, उसे क्या पढ़ते हैं? समरूप पढ़ते हैं। जैसे मैंने एक सर्कल बना दिया, इसकी रेडियस कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। और एक सर्कल मैंने बना दिया, इसकी रेडियस कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। ये दोनों क्या है? समरूप है। दिखने में एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका आकार छोटा बड़ा है, इसका आकार बराबर है, इसलिए क्या है? सर्वांगक्षम है। क्या है? सर्वांगक्षम है। अब देखिएगा इसके बाद में हमारे पास में अपन पढ़ेंगे तो त्रिभुज के लिए, लेकिन थोड़ा सा बेसिक और पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कोई वर्ग बना दिया, मैंने यहाँ पे कोई वर्ग बनाया है। अब ये वर्ग है ना, इसकी भुजा की लंबाई है 3 सेंटीमीटर। और एक ये वर्ग बना दिया, इसकी भुजा की लंबाई भी कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों क्या है? सर्वांगक्षम है। ये दोनों क्या है? सर्वांगक्षम है। और अपन यहाँ पे पढ़े, एक वर्ग बना दिया जिसकी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। और दूसरा वर्ग बना दिया जिसके भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। ये दोनों समरूप हैं। ये दोनों क्या? समरूप का साइन है ये, इस प्रकार से। ये सर्वांगक्षमता का साइन है बीच में। ठीक है, अब वर्ग आ गया, वर्त आ गया। अब त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज देखो, ये त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। और दूसरा त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। और दोनों के दोनों क्या है? सर्वांगक्षम है।
दोनों के दोनों क्या है, सर्वांगसम है। जबकि यहाँ पे अपन बनाए तो ये तो हमारे पास में 6 सेंटीमीटर भुजा का आ गया, और ये हमारे पास में प्रत्येक भुजा है, ये समबाहु त्रिभुज पढ़ते हैं इसको, इसकी भुजा की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। दोनों के दोनों समरूप हैं। ये भी 6 सेंटीमीटर रहेगी, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु। कौन सा है, समबाहु त्रिभुज है। ये भी क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अब इससे एक निष्कर्ष निकलता है आपके पास में कि सर्वांग क्षमता दिखने में एक जैसे, आकार भी एक जैसा, यानी जैसे ये मेरा एक हाथ है, इस पे मैंने दूसरा हाथ रख दिया। अगर आप इधर साइड से देख रहे हैं अकॉर्डिंग व्यूअर की तरफ से, तो आपको मेरा एक ही हाथ दिखाई दे रहा है। आई होप जैसे अंगुली है, अंगूठा है, तर्जनी उंगली है, यानी पीछे वाला हाथ नहीं दिखाई दे रहा। ये एक जैसे हैं, आकार में एक जैसे हैं। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर रखने से अगर वो पीछे वाली वस्तु या नीचे वाली वस्तु दिखाई नहीं दे तो वो क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के सर्वांगसम कहलाएंगे। जैसे ये एक मार्कर है, अब इस पे जो रेपर है वो पड़ा है, इससे रेपर उतार दिए हैं। वैसे दोनों एक जैसे थे, एक ही कंपनी के हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे इस प्रकार से मैं कर दूं। अब ये बताओ, ये दोनों के दोनों सर्वांगसम है। शायद इस पे रेपर दिखाई दे रहा होगा इसलिए थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा होगा, लेकिन रेपर में अगर उतारने की बात करूं या इस पे रेपर चढ़ाने की बात करूं तो आपको यहाँ पे पीछे वाला नहीं दिखाई दे रहा होगा। अगर पीछे वाला आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो ये मानिए दोनों सर्वांगसम है, सर्वांगसम है। अब देखो, ये तो दिखने में अलग अलग हैं, ये तो नए समरूप है, नए सर्वांगसम है, क्योंकि ये रेड कलर का है, ये शायद डोम्स कंपनी का है, ये थोड़ा अलग है, अलग कंपनी का है, ठीक है। तो ये तो अलग अलग हो गए। तो सर्वांगसमता जान गए, समरूपता जान गए कि समरूपता होते हैं छोटे बड़े होते हैं। एक छोटा होता है, एक देखो, एक छोटा पिल्ला, एक बड़ा पिल्ला दिखाई दे रहे हैं एक जैसे, भी दोनों ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो आकार में छोटे बड़े हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। अब इसमें एक कॉमन आता है कि जो सर्वांगसम है वो समरूप है, जो सर्वांगसम है वो समरूप है। तो यहां पे लिखोगे, नोट लगा के लिखोगे, सर्वांग क्षमता में समरूपता का गुण पाया जाता है। सर्वांग क्षमता में समरूपता का गुण पाया जाता है, जबकि समरूपता में सर्वांग क्षमता का गुण नहीं पाया जाता। अब देखो, अगर मैं ये क्वेश्चन करूं आपसे कि ये 5 सेंटीमीटर का वर्त है, ये 5 सेंटीमीटर का वर्त है, क्या दोनों सर्वांगसम है? दिखने में एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, आकार एक जैसा है, सर्वांगसम है, और सर्वांगसम है तो समरूप भी है। क्यों? समरूप में क्या होता है, दिखने में एक जैसे, आकार छोटा बड़ा हो या बराबर भी हो तो भी काम चलेगा। इसमें देखो आकार बराबर है इसलिए काम चलेगा हमारा। इसमें सर्वांग समता में समरूपता का गुण विद्यमान होता है, जबकि समरूपता में सर्वांग समता विद्यमान नहीं है। एक दोनों में कॉमन है, दिखने में एक जैसे हो, दिखाई दे रहा है भी ये वर्त है ये भी वर्त है, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर्वांग समता ये कहती है कि ये आकार में भी एक जैसे हो, साइज में भी एक जैसे हो, लेकिन ये तो बराबर नहीं है, तो ये सर्वांग क्षमता नहीं हो सकता। जबकि ये समरूप भी है और सर्वांगसम भी है। अब इसमें देखो मेन पॉइंट आता है। अब क्वेश्चन इस प्रकार से पुटअप होगा कि बताएं किस प्रकार के त्रिभुज समरूप होते हैं, किस प्रकार के त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। तो अपन कहेंगे
कि समबाहु वह त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज होता है और समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं हमेशा। अब इसमें आएगा किस प्रकार का चतुर्भुज, किस प्रकार का चतुर्भुज समरूप होता है, तो वर्ग है वो हमेशा क्या होता है, समरूप के अकॉर्डिंग होता है। अब देखो आकार में एक जैसे भी हो सकते हैं वर्ग, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आकार में अलग अलग भी हो सकते हैं, तो वो क्या है, समरूप होंगे। सारे के सारे सर्कल, सारे के सारे वर्त क्या होंगे, समरूप होंगे। अब देखिएगा कोई व्यक्ति है, जैसे मेरे को मान लीजिए, मेरी आज की एक फोटो खींचते हैं और मेरे की जब मैं छोटा था, जब पहली क्लास में यूकेजी में पढ़ता था, उस टाइम की एक फ़ोटो लीजिए, क्या दोनों को मैच करेंगे? एक तो छोटे साइज़ की फ़ोटो है, एक बड़े साइज़ की, ये थोड़ी बड़ी फ़ोटो हो जाएगी, और वो जो एक छोटा सा बच्चा है उसके अकॉर्डिंग एक फ़ोटो होगी। आप बोलोगे क्या सर जी ये समरूप हैं, क्या सर जी ये समरूप हैं? आपसे मैं क्वेश्चन करूँगा कि हाँ बताइए दोनों समरूप हैं क्या? एक तो मेरे आज की फ़ोटो है और एक मेरे 2 साल, जैसे 3 या 4 साल का बच्चा था, मैं तब स्कूल में जाने लग गया था, उस टाइम की एक फ़ोटो है, तो ये समरूप नहीं होगी। अकॉर्डिंग क्यों नहीं होगी? साइज़ अलग अलग है, दिखने में मैं छोटा था जब थोड़ा सा सुंदर दिखाई देता था, हैं, अब आज थोड़ा सा उतना सुंदर नहीं दिखाई देता जितना कि पहले दिखाई देता था, तो थोड़ी सी सुंदरता में कमी आ गई चेहरे पे, वहाँ पे। अब तो आज तो दाढ़ी दूढ़ी बढ़ गई है, मूछें भी आ गई है, उस टाइम क्या मैं बड़ा सुंदर था, तो क्या है, समरूप नहीं होती। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि ये एक मेरी फ़ोटो है, पूरी फ्रेम में फ़ोटो खींचिएगा, ये फ़ोटो का साइज़ है मेरा फुल फ़ोटो है, ठीक है, ये फुल फ़ोटो है, एक मेरी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो है तो एक ही फ़ोटो के 2 भाग, है तो एक ही फ़ोटो के 2 भाग, लेकिन ये तो फुल फ़ोटो है, ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है जो आप डॉक्यूमेंट में यूज करते हैं, तो ये दोनों समरूप होगी, तो ये दोनों समरूप होगी। तो समझ गए ना? कुछ समझ में आया कि समरूपता और सर्वांग क्षमता क्या है? दोनों के सिंबल अलग अलग हैं, दिखने में एक जैसे हो, आकार एक जैसा हो, सर्वांग सम। अब दिखने में एक जैसे हो, आकार छोटा बड़ा हो सकता है, कोई बात नहीं, काम चलेगा, क्या कहलाएंगे? समरूपता कहलाएंगे। ये क्या कहलाएगा? सर्वांग क्षमता कहलाएगा। ये तो था आपका थोड़ा बेसिक नॉलेज कि ये तो इस प्रकार से डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी एग्जाम में कि दिखने में एक जैसे हो, आकार एक जैसा हो। हमें यहाँ पे क्या यूज करना है? ओनली फॉर इस पे बात करनी है। किस पे? ट्राइंगल पे, त्रिभुज पे बात करनी है। पूरा का पूरा मैटर त्रिभुज है, नाम ही त्रिभुज है चैप्टर का, तो पूरा फंडा इस पे रहेगा। तो इसका आप अगर फोटो लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर अपन थोड़ा सा मैथमेटिकली चलते हैं कि हमें मैथमेटिकली क्या पढ़ना है। अब देखिएगा, मैथमेटिकली हमें ये पढ़ना है, गणित में अपन क्या क्या बातें यूज करेंगे, अब वो पढ़ते हैं। दोनों में मैथमेटिकली में डिफरेंट होता है। ये है ना, ये थोड़ा सा बेसिक बातें हैं जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है अपने दिमाग में। अब देखिएगा, समरूपता में गणितीय परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर पढ़े, गणितीय परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर पढ़े, देखो गणितीय परिभाषा, गणितीय परिभाषा में अगर समरूपता का नियम त्रिभुज में, त्रिभुज में समरूपता, पहला पॉइंट ये रहेगा कि संगत कोण बराबर हो। दूसरा है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, या संगत भुजाएं समानुपाती हो, या समानुपाती हो। ये तो है आपकी मैथमेटिकली डेफिनेशन। अब देखो, संगत कोण कौन से होते हैं, मैं यहाँ पे 2 डायग्राम बनाता हूँ। एक ये त्रिभुज है,
एक हमारे पास में ये त्रिभुज है, आकार में छोटे बड़े हैं, सभी को पता चल रहा होगा। अब मैंने इस त्रिभुज का नाम दे दिया ABC। क्या नाम दे दिया? ABC। और इस त्रिभुज का नाम दे दिया मैंने PQR। इसका ये कोण, ये कोण, ये कोण, 3 एंगल हैं, 3 भुजाओं से घिरी आकृति में 3 एंगल बनेंगे। इसमें ये एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है। अब ये देखो समरूप कब कहलाएंगे दोनों त्रिभुज। पहला पॉइंट लिखा है संगत कोण बराबर हो। संगत कोण, ये कोई जरूरी नहीं कि आप A के बराबर P लें, A के बराबर Q भी हो सकता है, B के बराबर R भी हो सकता है, C के बराबर P भी हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि इसके हिसाब से अगर अपन मानेंगे तो ऐसे ही मानेंगे कि एंगल A बराबर, कोण A बराबर कोण P, ये संगत कोण होते हैं। कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R, ये संगत कोण, ये बराबर होनी चाहिए, ये बराबर होनी चाहिए। और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो या समानुपाती हो। अब देखो ये क्या फंडा है, संगत भुजाओं का अनुपात। जैसे अपन ये त्रिभुज, ये अकॉर्डिंग ये मानिएगा ये समरूप है, दोनों के समरूप है, बीच में साइन लगा दिया। अब देखेंगे AB बटा हमारे पास में आना चाहिए इस, ये भुजा है ना, इसके संगत भुजा ये होगी इस साइड वाली, तो लिखेंगे PQ बराबर AC लिखेंगे तो नीचे क्या आएगा? PR आएगा। और अगर अपन BC लिखें तो ये क्या आएगा? QR आएगा। क्या आएगा? QR। तो ये संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। जैसे अगर आपके पास में ये 2 सेंटीमीटर है, ये या तो 2 होनी चाहिए या 4 होनी चाहिए। अगर ये आपके पास में 3 है तो ये या तो 3 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। ये अगर आपके पास में 10 है तो ये तो 20 होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, तभी तो अनुपात बराबर आएगा। जैसा कि अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट जाके पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये मैथमेटिकली मैं आपको बता देता चाहूँगा कि ये कंडीशन होती है इसके समरूपता में कि संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तभी अपन पढ़ेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं है। सर्वांग क्षमता क्या कहता है? सर्वांग क्षमता ये कहता है कि संगत कोण बराबर हो। पहला इसका पहला पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट ये है संगत भुजाएं भी बराबर हो। अब देखो, अब इसमें दोनों ही बात बराबर कह रहा है कि संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं भी बराबर हो। जैसे अपन 2 ट्रायंगल बनाए, एक ट्रायंगल मैंने ये बना दिया और एक ट्रायंगल मैंने ये बना दिया, इसका नाम दे दिया PQR और इसका नाम दे दिया ABC। तो यहाँ पे ये सर्वांग सम होंगे, ये दोनों सर्वांग सम होंगे जब एंगल A बराबर होगा एंगल P व एंगल B बराबर होगा एंगल Q तथा एंगल C बराबर होगा एंगल R। संगत कोण बराबर होते हैं तथा संगत भुजाएं भी बराबर होती है, तथा संगत भुजाएं भी बराबर होती है। तो हमारे पास में रेखा AB बराबर होगी PQ के, BC बराबर होगी QR के व AC बराबर होगी PR की, AC बराबर होगी PR के। तब ये क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगे और ये समरूप कहलाएंगे। ये अपन पढ़ेंगे मैथमेटिकली कैलकुलेशन जब हमारे पास में क्वेश्चन आएंगे कि बताइए, कंपैरिजन करना आएगा कि बताइए दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं है। ये तो अपन बीच बीच में पढ़ते जाएंगे सर्वांग क्षमता के नियम क्या क्या होते हैं, सर्वांग सम बीच में करना है। जहाँ पे ऐसी आपके पास में परमें आएगी जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं,
दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप हैं। जबकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो वहां पे अपन समरूपता का नियम न लगा के सर्वांग क्षमता का पहले यूज करेंगे, इसके बाद में अपन क्या कहेंगे, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। तो देखिएगा इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये थोड़ा सा आपके लिए एक बेसिक क्राइटेरिया है, बेसिक क्षेत्र है, यहाँ पे यूज करेंगे। इसके बाद में अपन एक्सरसाइज 6.1 पे आते हैं। तो देखिएगा इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिएगा एक्सरसाइज अपन 6.1 पे चलते हैं। उसमें क्या बोला गया है, ये इसके बाद में थोड़ा थोड़ा बेसिक और पढ़ते जाएंगे, जैसे पर में आएगी उसके अकॉर्डिंग। तो ले लिया स्क्रीनशॉट आपने। अब अपन एक्सरसाइज 6.1 पे आते हैं। ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, अगर आपको अब भी हार्ड लग रहा है तो लगेगा, फुल एफर्ट लगा के आपको पढ़ाया जा रहा है, अच्छे से पढ़िए। सर्वांग क्षमता समरूपता में आपका जो कंफ्यूज था वो मैंने दूर कर दिया है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि सर्वांग क्षमता क्या होती है, समरूपता क्या होती है। चलिए अपन क्वेश्चन निकाल लेते हैं 6.1। अब देखो इसमें पहला क्वेश्चन आता है, कोष्ठकों के लिए दिए गए सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। 6.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 में पहले क्वेश्चन का पहला आता है कि सभी वर्त होते हैं, क्या होते हैं, सभी वर्त खालिस्तान होते हैं। आगे आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से, एक तो सर्वांग क्षमता, एक समरूपता। क्या है, एक सर्वांग क्षमता, एक समरूपता। तो सभी वर्त क्या होते हैं, अभी मैंने बताया था सभी वर्त होते हैं। अब आपने पहला स्क्रीनशॉट लिया वो देख सकते हैं, सभी वर्त समरूप होते हैं, मैंने ये बताया था। एक साइज का यहाँ पे नहीं बोला गया, ये नहीं बोला गया कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के सभी वर्त होते हैं, वो तो समरूप भी होते हैं, सर्वांगसम भी होते हैं। जबकि सभी वर्त होते हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त भी हो सकता है, और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का भी हो सकता है। लेकिन सारे के सारे वर्त किस में आएंगे, समरूपता में आएंगे। तो यहाँ पे लिखोगे समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसके बाद में देखिएगा इसका सेकंड नंबर आता है, इसमें ये दिया गया सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं। ये भी बताइए समरूप होते हैं या सर्वांगसम होते हैं। भुजा अलग अलग हो सकती है, 2-2 सेंटीमीटर के, कोई जरूरी नहीं है कि 2-2 सेंटीमीटर भुजा के अपन वर्ग लें। कोई 5 सेंटीमीटर का ले लीजिएगा, कोई 7 सेंटीमीटर का। तो सारे के सारे वर्ग किस में आएंगे, समरूप की श्रेणी में आएंगे, समरूप होते हैं। तीसरा देखो, मैंने डेफिनेशन में भी आपको बता दिया था, पहला स्क्रीनशॉट लिया, सबसे यूजफुल है 6.1 एक्सरसाइज के लिए। सारे त्रिभुज, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब देखिएगा, अब इसमें सभी कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं। 3 तरीके के त्रिभुज बताए, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो मैंने वहां पे लिखा था कि समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो ये आपका पहले का तीसरा आ गया। पहले का चौथा देखो, भुजाओं के समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की संख्या समान, जैसे अगर आपने त्रिभुज लिया है तो आप समरूप करेंगे किसी त्रिभुज से ही, न कि इसको त्रिभुज को वर्ग के समरूप करेंगे। समान भुजाएं, इसमें भी 3 भुजा हैं तो इसमें भी 3 भुजा हैं। ठीक है, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उसके संगत कोण बराबर हों। संगत कोण बराबर हो, पहले कोष्टक में आएगा बराबर हो, संगत कोण बराबर हो तथा उसकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। क्या हो, दूसरे कोष्टक में आएगा समानुपाती। दूसरे कोष्टक में क्या आएगा, समानुपाती आएगा।
यही मैंने बताया था, यहाँ पे लिखा था समरूपता के दो नियम होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, या संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। अब आपका ये पहला क्वेश्चन फिनिश हो गया है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। ज़्यादा कन्फ्यूज वाली बात नहीं है, शायद मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपकी समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ रहा होगा अकॉर्डिंग मेरे पढ़ाने के तौर तरीके से। तो देखिएगा, अब देखिएगा स्टूडेंट, दोबारा एक बार थोड़ा सा ये तो हमने पढ़ लिया था, बीच में लाइट चली गई थी, तो ये अपन पहले का चौथा पढ़ रहे थे और पहला वैसे क्वेश्चन कंप्लीट भी कर लिया था कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उसके संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है। अब चलिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया है, त्रिभुज निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, दो उदाहरण देने। जैसे समरूप आकृति, पहले का अगर अपन एग्जाम्पल दें तो आप लिखेंगे सभी वर्त समरूप होते हैं, ये इसका पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल बताएंगे कि सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वर्त समरूप होते हैं। जो आकृतियां समरूप नहीं है उसका आपको एग्जाम्पल देना है। जैसे आप लिखोगे वर्ग व त्रिभुज, वर्ग व त्रिभुज कभी भी समरूप नहीं हो सकते, दिखने में अलग अलग हैं, इसमें 3 भुजाएं हैं, इसमें 4 भुजाएं, हो ही नहीं सकता कभी भी। दूसरा एग्जाम्पल बताओगे वर्त व वर्ग, या कुछ भी दे सकते हैं, वर्त व त्रिभुज भी बता सकते हैं, वर्ग भी बता सकते हैं। ये गोल गोल होता है, ये चौरस होता है, ये इसमें 4 भुजाएं होती है, ये गोल गोल होता है, यानी वर्त और वर्ग कभी भी समरूप नहीं हो सकते। तो जो आकृतियां समरूप नहीं है उसके एग्जाम्पल हैं, जो आकृतियां हमेशा समरूप होती है उसके ये एग्जाम्पल हैं अकॉर्डिंग टू। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर लास्ट और 3 है। आपको इस प्रकार के 2 डायग्राम दिए गए, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, जगह हमारे पास में बच जाएगी वो करने के लिए। तीसरा क्वेश्चन, 2 आकृतियां दी गई हैं, उसकी भुजाओं का माप आपको दिया गया है, भुजाओं का माप दिया गया है, तो आपको बताना है ये समरूप है या नहीं है। तो मैं दोनों आकृतियां बना देता हूं। इस प्रकार की आकृति है, एक हमारे पास में इस प्रकार की आकृति है, ठीक है। इसका नाम है SRPQ। ये है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, जबकि ये है ABCD, ये सारे के सारे एंगल, इस प्रकार के एंगल क्या कहलाएंगे, समकोण कहलाएंगे। 90 डिग्री के एंगल हैं। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। अब देखो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। समरूप होने के लिए 2 कंडीशन, संगत कोण बराबर, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। जैसे अपन लिखें PS बटा AD, तो ये हो जाएगा 1.5/3, काटोगे 1/2 आएगा। आप लिखोगे PQ बटा AB, संगत भुजाएं लेनी है, 1.5/3, काटोगे 1/2 आएगा। इसी प्रकार से आप लोग SR बटे DC, तो 1.5/3 यानी 1/2 आएगा। इसी प्रकार से आएगा RQ बटे BC, तो ये आएगा 1.5/3 यानी 1/2 आएगा। 1/2, 1/2, 1/2, अनुपात बराबर आ गया। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, लेकिन ये एक समचतुर्भुज है। ये आपके पास में एक वर्ग है, जबकि इसकी भुजाएं तो बराबर है, लेकिन इसके विकर्ण अलग अलग हैं। इसके विकर्ण
अलग अलग हैं। ये एस, यहाँ से विकर्ण की बात करें, एस क्यू बराबर पी आर नहीं है, नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल है तो ये क्या है, समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज है तो इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के नहीं होते। तो इसमें क्या है, यहाँ संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं, संगत कोण बराबर नहीं है। इसलिए ये समरूप नहीं है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, यानी दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो ये क्या है, बराबर समरूप नहीं है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। देखो पूरा डिटेल से इस प्रकार से ये तो करने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना जरूर लिखना है आपको, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से आज अपन ने थोड़ा सा इसका बेसिक पढ़ लिया, क्या होते हैं समरूप, क्या होते हैं सर्वांगसम, क्या होते हैं, और 6.1 पढ़ ली। इसके बाद में हमारे पास में आता है 6.2, उसमें अपन परमेय पढ़ेंगे। परमेय इस प्रकार से पढ़ाऊँ आपको वास्तव में लगेगा कि हम क्या है रट नहीं रहे, हम क्या है इस प्रकार से। कई बार ऐसे होता है, कई टीचर पढ़ाते हैं या कई बार टीचर ऐसे बोल देते हैं कि ये आपको समझना ही है, ऐसे होता ही है। ऐसे नहीं होता, पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा क्यों होता है, किस प्रकार से होता है। आपकी जो थ्योरम है वो पानी की तरह बह जाएगी, आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। इस प्रकार से अपन थ्योरम को पढ़ने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक है ना, उस पर थोड़ा नज़र डालिएगा, उसको थोड़ा सा माइंड में सेट कीजिएगा, फिर थ्योरम करेंगे तो ये थोड़ा सा बेसिक हमारे काम में आने वाला है। तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं थ्योरम 6.1, 6.2, इसके बाद में 6.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलिएगा स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।